नमस्कार, मैं राजकुमार भाटिया कृषि चर्चा के इस खास कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, पिछले वर्ष वर्षा ज्यादा होने के अलावा और भी कई कारण रहे, कपास की खेती का लाभ किसान भाई नहीं उठा पाए। इसी नुकसान को लेकर इस वर्ष भी किसान असमंजस में है। लेकिन इसमें क्या सही राय होगी, किसान भाइयों को कपास लगाने से फायदा होगा या नुकसान होगा, इसे लेकर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाटिया साहब, और आप सभी किसान बहन भाइयों और श्रोताओं को सादर नमस्ते। डॉक्टर साहब, क्या कारण रहा पिछले वर्ष किसान भाइयों को कपास की खेती में नुकसान उठाना? हाँ, पिछले वर्ष भाटिया साहब कपास की खेती में किसान भाई को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि एक तो बारिश देर तक होती रही। कपास को हमेशा मौसम ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती, कम पानी की आवश्यकता होती है, और उसी वजह से कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी कपास के ऊपर ज़्यादा हुआ। तो उसकी वजह से किसान को कई जगह तो घाटा भी हुआ, कई क्षेत्रों में पानी खड़ा हो गया। तो इस वजह से थोड़ी सी दुविधा किसान को जरूर रही। लेकिन किसान राजाओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि वो हारी हुई जंग को भी दोबारा से लड़ता है और फिर जीत जाता है। फसल में एक बार नुकसान हुआ तो अगली बार फिर उसी उत्साह के साथ खड़ा होकर फिर उतना उत्पादन लेता है। और किसान भाई भी इस बात को जान ले कि हर साल इस तरह का मौसम नहीं होता, न हर साल कीड़े बीमारियों का प्रकोप होता है। कोई साल ऐसा होता है जिसमें सीवियर अटैक कीड़े और बीमारियों का हो जाता है। तो इसलिए उसी धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ फिर जुटे, कपास की खेती करें, क्योंकि कपास में पानी भी कम लगता है और खारी या थोड़ा सा नमकीन ज़मीनें हैं, वहाँ पर कपास ही ऐसी खेती है जो की जा सकती है। और गन्ना के बाद में खरीफ में कपास ही ऐसी फसल है जो नकदी फसल है। तो किसान भाई इसकी खेती करें और अच्छी किस्मों का चुनाव करके समय से बिजाई करेंगे तो पैदावार अच्छी मिलेगी। डॉक्टर साहब, पीला सोना गेहूं को कहा जाता है, तो कपास को सफेद सोना भी? जी हाँ, बहुत ही अच्छा, क्योंकि किसान भाइयों को ये भी एकदम नगद पैसा देती है और कम लागत में पैदावार किसान की अच्छी आती है। तो इसीलिए किसान भाई इसे सफेद सोना के नाम से भी कपास को पुकारते हैं। डॉक्टर साहब, पलवल में कितने क्षेत्र में कपास उगाई जाती है? हाँ, वैसे तो यदि प्रदेश में ही देखा जाए तो कपास की खेती 6 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में होती है। और पलवल जिले में जहाँ हम 1990 के आसपास देखे तो मुश्किल से मात्र 500 हेक्टेयर के आसपास कपास की खेती होती थी। आज लगभग 23,000 हेक्टेयर के आसपास कपास का क्षेत्र प्रदेश, बहुत बड़ा इजाफा। जी हाँ, बहुत बड़ा है। नहीं कि जहाँ पर खरीफ में किसानों के पास में बाजरा के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं था, वहाँ आज कपास ने किसान को काफ़ी बड़ा 46 गुना, जी हाँ, काफ़ी बड़ा सहारा किसान को दिया है। तो किसान भाई बस ये ध्यान रखें कि बिजाई थोड़ा सा उपयुक्त समय पर करेंगे तो पैदावार ठीक आएगी। कौन सी कपास बोई जा रही है हमारे क्षेत्र? हाँ, कपास वैसे तो शुरू में देसी कपास की खेती की जाती थी, उसके बाद हिसार साइड में अमेरिकन कपास की खेती की जाने लगी। हमारे यहाँ अमेरिकन कपास की खेती लगभग नहीं पनप पाई, क्योंकि उसमें कीड़े बीमारियाँ ज़्यादा आते थे। तो यहाँ का किसान स्प्रे में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था, इस वजह से उसकी खेती यहाँ नहीं बन पाई। 1996 में बीटी कपास का विकल्प तैयार हुआ, तो और भारत में भी 2002 में बीटी कपास आई। 2002 में जब बीटी कपास आई तो ये बीटी कपास बेसिलस थ्रिंजेंसिस नाम का एक बैक्टीरिया जो एक तरह का विष पैदा करता है, तो उसके विष को आनुवांशिक तकनीक से निकालकर कपास के पौधे में डाल दिया गया जी। तो कपास में ज़्यादातर अमेरिकन सुंडी, गुलाबी सुंडी, चित्तीदार सुंडी या तंबाकू की सुंडी का आक्रमण होता था, जिससे 10-10, 12-12 स्प्रे करने पड़ते थे। तो बहुत बड़ा खर्चा आ जाता था और फिर भी पैदावार नहीं मिलती थी। तो इस विष के डालने से जितनी भी ये छेदक सुंडियाँ हैं, इनका ये, क्योंकि जो ही पौधे पर बैठेंगी पौधा विषैला होता है और इनकी अंदर जाकर इनकी आंतों को फाड़ देता है, मर जाता है। तो ये कह सकते हैं कि बीटी कपास लगभग जो छेदक सुंडियाँ हैं इनके प्रति प्रतिरोधक है। रस चूसने वाले कीट इसमें जरूर लगते हैं। और इसकी पैदावार, क्योंकि बीटी कपास संकर कपास है, तो इसकी पैदावार भी अच्छी आती है। ये कह सकते हैं कि औसतन 8 कुंटल से लेकर और 15-16 कुंटल तक भी इसकी पैदावार ली जा सकती है। यदि मौसम भी साथ दे तो इसकी पैदावार आ सकती है। कितना बीज एक एकड़ में बीटी कपास का लगाया जाए? हाँ, हम यदि तीनों कपास की बात करें जी, तो देसी कपास भी कुछ किसान भाई लगाना चाहते हैं जी। तो देसी कपास में का बीज 5 किलोग्राम के आसपास एक एकड़ में लगता है। और यदि वो अमेरिकन कपास बिजाई करना चाहता है तो 6 से 8 किलोग्राम बीज रोए उतारा हुआ बीज लगता है, और रोएदार बीज है 8 से 10 किलोग्राम बीज लगता है।
उनमें भी यदि संकर किस्म है, जैसे देसी कपास में A1 एक संकर किस्म है, तो उसका बीज लगभग 1200 ग्राम से 1500 ग्राम एक केवल? जी हाँ, AA1। इसी तरह इनमें भी दो HH HHH 283 और 287 अमेरिकन कपास में संकर किस्म है, तो उनका बीज भी 1250 से 1500 ग्राम लगेगा। HHH 287 का बीज लगभग 1700 ग्राम एक एकड़ में लगता है। लेकिन यदि हम किस्में देखें तो देसी किस्मों जो कपास है उसकी किस्में HD 123, एक राजस्थान की किस्म है GR, उसकी भी कुछ किसान भाई बिजाई कर सकते हैं। एक HD 432, ये भी अच्छी किस्म है। तो इनमें से किसी भी किस्म की किसान भाई चाहे तो बिजाई कर सकता है। अमेरिकन कपास की भी कई किस्में हैं, जैसे H1098 बहुत ही अच्छी किस्म है, संशोधित किस्म है, पैदावार भी अच्छी आती है, लेकिन इनमें छेदक कीड़े ज़्यादा लगते हैं। और उसी के साथ एक 1117 किस्म है, ये भी अमेरिकन कपास की एक अच्छी किस्म है। 1226 किस्म है, 1236 किस्म है, S1300, ये किस्में हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ किसान भाई या तो कुछ किसान भाई देसी कपास लगा लेते हैं, नहीं तो 95% बिजाई बीटी कपास की। डॉक्टर साहब, बीटी कपास में भी किस्में अलग अलग? जी हाँ, बीटी कपास में भी ढेर सारी किस्में हैं। अब तो ये कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में किसी किस्में बाजार में आ चुकी हैं। तो बीटी कपास की कई किस्में हैं, जैसे US 51 बीटी, अब BT2 आ गई है, क्योंकि पहले एक जीन डाला था, BT1 कपास थी, BT2 या बोलगाड़ 2 के नाम से इसे जाना जाता है। तो जैसे US 51 BT2 कपास है, US 71 है, US 81 है। इसी तरह से कृषि धनवाड़ों की किस्म है, बॉर्डर BT1 के नाम से है, आस्था है, प्रधान है। तो एक किस्म जोरदार बीटी बोलगाड़ के नाम से भी है। इस तरीके से श्री राम की 64, 88, 6588 ये किस्में हैं। राशि की किस्में 602 है, 602 है, 650 है, 773 है, 776, यानी ये कह सकते हैं कि ढेर सारी किस्में हैं। इधर क्रिप्को वाले भी राजा और BT2 और अनूप BT2, वर्षा BT2 के नाम से किसानों को दे। किसान भाइयों, बीज को जैसे अभी चर्चा भी की कि प्रमाणित जगह से, विश्वसनीय जगह से लेना चाहिए। और बीज के पैकेट के ऊपर किसान भाई उसके ऊपर ये देख ले कि उसके ऊपर उसका जो संदर्भित नाम है वो उसके ऊपर पड़ा हुआ है, या GAC का जो उसके ऊपर एक तरह का प्रतीक होता है वो भी उसके ऊपर पड़ा हुआ है। उसकी भौतिक शुद्धता ठीक है और उसी के साथ उसकी अनुवांशिक शुद्धता ठीक है। इन बातों को भी किसान भाई को देख लेना जरूरी है। डॉक्टर साहब, बीटी कपास में जैसे आपने बताया कि कीट नियंत्रण का उसमें पहले से ही गुण मौजूद है, लेकिन क्या रोगों से बचाने के लिए उसे उपचारित किया जाना जरूरी है? हाँ, बीटी कपास में वैसे तो जैसे जो किसान भाई देसी कपास बिजाई करता है तो उसके लिए तो कहते हैं भाई 5 ग्राम एमिशान दवाई, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 1 ग्राम सक्सिनिक एसिड 5 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के बीज को उपचारित करें। लेकिन बीटी कपास का बीज जो कंपनियां इसे तैयार करती हैं वो पहले से इसे उपचारित रखती हैं, इसलिए बीटी कपास के बीज को अलग से उपचारित करने की जरूरत नहीं होती। उसके अंदर पहले से ही दवाइयाँ मिली हुई होती हैं। डॉक्टर साहब, इसकी बिजाई की विधि का क्या कुछ अलग ध्यान दिया जाए ताकि? हाँ, बीटी कपास की बिजाई में थोड़ा सा किसानों को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बीटी कपास, देसी कपास की बिजाई में फासला कम रखा जाता है, बीज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें बीज की मात्रा कम होती है और फासला ज़्यादा होता है। तो इसलिए किसान भाई बिजाई करते समय थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि या तो सीडिल से या एक पाल वाली सीडिल आती है उससे इसकी बिजाई करें। बीटी कपास में लाइन से लाइन का फासला 67 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा का फासला भी लगभग इतना ही रखना चाहिए। कितना गहरा इसको? 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोएं और फासले को लाइन से लाइन का 100 सेंटीमीटर फासला और पौधे से पौधे का फासला 45 सेंटीमीटर रखकर भी इसकी बिजाई की जा सकती है। कपास में एक बात ध्यान रखने की किसानों को कि किसान भाई यदि गहरी जुताई करें खेत की और उसके बाद पलेवा भी गहरा करें या दोहरी पलेवा करके बिजाई करें तो देखने में आए कि कपास का जमाव अच्छा होता है, पैदावार भी अच्छी आती है।
डॉक्टर साहब, बीटी कपास में खरपतवार का नियंत्रण का भी अलग विधि है? हाँ, बीटी कपास में वैसे तो कपास में भी निराई गुड़ाई सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इससे कपास में जहाँ खरपतवार नियंत्रित होंगे तो उसके साथ ही कपास का बढ़ाव और फैलाव भी अच्छा होता है, जड़ें इसकी गहराई तक जाती हैं। तो निराई गुड़ाई, चाहे आप रासायनिक दवाई भी डाल रहे हैं तब भी 1-2 निराई गुड़ाई किया जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कपास में जो खरपतवार उगते हैं उसमें जैसे कनकौवा है, जंगली चौलाई है, दूब है, मोथा भी उग सकता है, और उसी के साथ में कई तरह के खरपतवार जो बरसात के दिनों में उगते हैं वो सारे खरपतवार इसमें उगते हैं। लेकिन क्योंकि कई कीट जैसे कंघी घास है जी, जब कहीं उगा हुआ है या कहीं पर सांठी घास उगा हुआ है, तो उनके ऊपर कई बार जो कीट कपास में लगते हैं वो शरण ले लेते हैं। इसलिए कपास में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो निराई गुड़ाई से करें, चाहे वो रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करके करें। विरला करना क्या है? विरला का ये होता है कि कपास जो हम बिजाई करते हैं तो कई जगह 2 बीज डल जाते हैं, कई बीज नज़दीक डल जाते हैं, तो फासला निश्चित रहे, जैसे या तो 45 सेंटीमीटर हो या 67 सेंटीमीटर। यदि 2 पौधे एक जगह तो एक पौधा जो कमज़ोर पौधा उसे हटा दें, यदि नज़दीक पौधा है तो भी उसे हटा दें, तो उससे फासला सही आ जाएगा और फिर पौधे का में जो फलत होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, यानी पैदावार उससे अच्छी आएगी। डॉक्टर साहब, सिंचाई कितनी की जानी चाहिए? खरपतवार नियंत्रण में भी ये ध्यान रखना है कि बिजाई के तुरंत बाद किसान भाई एट्राजिन दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे जितने भी खरपतवार हैं वो कम से कम उसमें उगेंगे। और बाद में भी जब खरपतवार इसमें नियंत्रण करना चाहते हैं किसान भाई, तो जो कपास यानी कि ये कह सकते हैं कि जुलाई या जून के महीने में जब इसमें काफ़ी खरपतवार हो जाते हैं और समस्या ये हो कि भाई निराई गुड़ाई से दूर नहीं हो रहे हैं, तो उस समय पैराकाट दवाई का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। सावधानी से प्रयोग करना है। आधी किलो मात्रा 200 लीटर पानी मिलाकर जो फुहारा है उसके ऊपर एक कैप चढ़ा लेते हैं, ताकि पौधों के ऊपर ना जाए, बीच बीच में छिड़काव हो, तो उससे बीच से खरपतवार मर जाते हैं। डॉक्टर साहब, इनमें झड़ने से बचने के लिए कुछ दिशा को लेके ध्यान दिया जाता है लाइनों का, वो क्या है? बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कपास में पैदावार बढ़ाने के कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा लागत भी नहीं आती और कपास की पैदावार बढ़ जाती है। जैसे यदि खेत तैयारी के समय गहरी जुताई कर दी जाए, उसके बाद में पड़ेवा को यदि थोड़ा गहरा कर दिया जाए, लगा दिया जाए, इसके बाद में यदि दिशा को पूरब और पश्चिम दिशा में बोया जाए, उत्तर दक्षिण के बजाय लाइन पूर्व से पश्चिम हो, तो भी कपास की पैदावार बढ़ती है। और बाद में भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि कपास में यदि पहला पानी थोड़ा देर से लगाया जाए, मान लिया कपास बिजाई कर दी और उसके 10 दिन बाद ही पानी लगा दिया, तो कपास का बढ़ाव ठीक नहीं होता। तो उसके लिए यदि किसान भाई कपास में पहला पानी 45 से 55 दिन के आसपास जाकर लगाए, तो देर से लगाएं, लेकिन इतना देर से भी नहीं लगाएं कि कपास को नुकसान होने लगे, तो उससे जड़ें गहरी चली जाती हैं उसकी, और कपास के पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बढ़ती है। तो पहला पानी थोड़ा देर से लगाएं और बाद के पानी 15-20 दिन के अंतराल पर, यदि बारिश न हो तो उस हिसाब से लगाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कपास में जब बोकी आती है, फूल खिलते हैं और टिंडा बनते हैं, तो उस समय कपास में पानी सूखा नहीं लगना चाहिए। यदि बारिश नहीं होती तो सिंचाई कर दें। आखिरी सिंचाई जब 1/3 टिंडा खिल चुके हों, तो उसके बाद फिर सिंचाई की कपास में जरूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब, बिजाई का उपयुक्त समय कब तक है? बिजाई का उपयुक्त समय जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार किसान मार्च में ही बिजाई कर देते हैं, कई बार अप्रैल के शुरू में बिजाई कर बैठते हैं, तो उससे कपास मान लिया कम समय वाली है तो जून और जुलाई में ही खिलकर हट जाती है, तो पैदावार घट जाती है। तो वैसे तो जो देसी कपास हैं या अमेरिकन कपास है, इनकी बिजाई का समय अप्रैल के पहले हफ्ते से लेकर और मई का आखिरी हफ्ता है। लेकिन बीटी कपास की जो सही बिजाई का समय मानते हैं वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते से और मई का आखिरी हफ्ता, ये बीच का समय सर्वोत्तम समय माना जाता है। बीटी कपास की बिजाई इसमें की जानी चाहिए। ये नहीं कह सकते हैं कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से और 15 मई तक यदि किसान भाई बिजाई करते हैं तो कीड़े और बीमारियां भी कम लगेंगी और फसल की पैदावार भी उससे अच्छी आएगी। डॉक्टर साहब, कुछ किसान भाई उर्वरक का छिड़काव इस पे करते हैं, उसका क्या लाभ मिलता है? हाँ, बिजाई के समय पर खाद की चर्चा एक बार हम फिर कर दें कि बिजाई के समय पर बीटी कपास में, क्योंकि ये संकर कपास है, उर्वरकों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। मिट्टी परीक्षण आधार पर खाद डालें, नहीं परीक्षण कराया है
तो सामान्य सिफारिश है उसके हिसाब से 45 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश बिजाई के समय लगाना है। यदि डीएपी नहीं डाल पा रहे हैं तो 150 किलोग्राम 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं। मिट्टी में यदि जिंक की कमी है तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी 21% बिजाई के समय पर मिला जा सकता है। कपास में देखने में बाद में यूरिया की मात्रा जब फूल खिलते हैं, बोकी आते हैं, उस समय मात्रा लगाते हैं 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन बाद में किसानों को अपने खेत के हिसाब से या फसल के हिसाब से उर्वरक डालने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये देखने में आया है कि यदि ज़्यादा खाद की मात्रा, यूरिया की मात्रा डालते हैं तो कई बार बढ़ाव ज़्यादा आ जाता है और फलन कम हो जाता है। तो किसान भाई यदि हमारी फसल अच्छी चल रही है तो थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन ये देखने में आया कि यदि फूल खिलते समय और टिंडा बनते समय किसान भाई 2.5% यानी 2.5% यूरिया का छिड़काव कर दें। 2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी की दर से छिड़काव कर दें तो उससे फल ज़्यादा लगते हैं, टिंडे ज़्यादा बनते हैं और फलन खिलता भी अच्छा है। और उसी के साथ साथ कई बार ये देखने में आया कि टिंडा ठीक से नहीं खिल पाता, तो अधखिला सा रह जाता है, एक बड़ी समस्या है। तो ये कारण इसका वैसे तो पानी की कमी से भी हो सकता है, पानी की अधिकता से भी हो सकता है, तापमान के कारण भी हो सकता है, लेकिन ये कई बार पोटाश की कमी से ऐसा होता है। कई बार किसान भाई ने पोटाश खाद बिजाई के समय पर नहीं डाला, तो उसके लिए किसान भाई पोटेशियम नाइट्रेट खाद आता है 13-045 में, उसकी 1 किलोग्राम मात्रा 100 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उसका छिड़काव कर दें। तो देखने में आया कि फूल खिलते समय और टिंडे बनते समय 2 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 200-250 लीटर पानी मिला छिड़काव तो कपास बहुत ही अच्छी खिलती है। डॉक्टर साहब, कपास में अक्सर एक बड़ी समस्या आती है टिंडा और फूल झड़ने की। टिंडा और फूल झड़ने की समस्या कपास में कई बार बड़ा रूप ले लेती है, जिससे पैदावार के ऊपर असर पड़ता है। तो किसान भाई ये देख ले कि यदि सिंचाई पानी की कमी है तो पानी भी लगा दे, और यदि नाइट्रोजन वाली खाद नहीं दी है तो उसे डाल सकता है, उसका छिड़काव कर सकता है। फिर भी यदि ज़्यादा समस्या टिंडे झड़ने की है तो ये समस्या अमूमन अगस्त के महीने में आती है। तो उस समय 50 मिलीलीटर नेफ्थलीन एसिड आता है, तो उसकी 50 मिलीलीटर मात्रा 280 लीटर पानी मिलाकर एक एकड़ में उसका छिड़काव करते हैं। और उसके 20 दिन बाद 70 मिलीलीटर मात्रा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या प्लेनोफिक्स भी इसे कहते हैं, इसका छिड़काव कर दें तो इस समस्या से आसानी से निजात मिल जाता है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा इसमें टिंडा फूल झड़ने के लिए आपने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया जी, बंदर पंजा रोग भी इसमें मुख्य तो। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है कपास की, और ये शुरू से ही शुरू हो जाती है। कई बार बंदर पंजा अपने में कोई रोग नहीं है, बंदर पंजा रोग एक तरह की विकलांगता है जो कपास में आ जाती है जी। और जो क्योंकि 2,4-D जो खरपतवार नाशक दवा है वो इसके लिए घातक है। कई बार किसान भाई 2,4-D का स्प्रे पंप इस्तेमाल किया है और उससे ठीक से नहीं धोया हुआ होता जी, और उससे यदि कीटनाशक दवाई का छिड़काव कपास पर कर दिया जाए तो उससे कपास में विकलांगता आ जाती है। यानी कोपले उंगलियों की तरह छितरी सी हो जाती हैं और फूल टिंडे गिरने लगते हैं, यानी पैदावार में गिरावट उससे आ सकती है। एक कारण उसका ये भी हो सकता है कि कहीं मान लिया पास में कहीं ईख की फसल लगाई है, चाहे वो 500-700 मीटर दूर भी हो, और यदि उधर की हवा चल रही है वहाँ हमने 2,4-D छिड़क रहे हैं तो उसका असर भी कपास के ऊपर आ सकता है। या कीटनाशक दवाई हमने कहीं एक जगह रखी है और उसके साथ ही 2,4-D रखी है और उनका ढक्कन ढीला है तो उससे भी वाष्प कुछ उसकी आ सकती है। तो इसलिए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जब भी वो कपास के ऊपर कोई छिड़काव करते हैं या किसी कीटनाशक का उसमें डालते हैं तो उसकी थोड़े क्षेत्र पर डालकर उसे देख लें स्प्रे पंप से। यदि उसमें विकलांगता आती है तो फिर देख लें कि हमारी दवाई में भी गड़बड़ हो सकती है या हमारे स्प्रे पंप ठीक से धुला नहीं। इसलिए ज़्यादातर यही सिफारिश की जाती है कि कपास के लिए स्प्रे पंप को बिल्कुल अलग से रखें ताकि इस तरह की जो समस्या न आए, नहीं तो कपास में एक तरह की विकलांगता आने से पैदावार में काफ़ी गिरावट आती है। आपने जो सावधानी बताई, अगर कुछ हिस्से में डाले उसका कितने समय में रिजल्ट सामने? हाँ, 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। उसके बाद में फिर उस दवाई का सारे खेत में किसान भाई छिड़काव करते हैं, कोने में छिड़काव करके देख लें। बाद में उस बंदर पंजा के लिए कई बार किसान भाई कृषि विशेषज्ञों के पास न जाकर सामान्य आदमी से पूछताछ करता है। तो
उसके लिए वो दवाई बताना शुरू कर देते हैं, जबकि बंदर पंजा के लिए किसी दवाई की आवश्यकता नहीं होती। एक विकलांगता है जिसके लिए वैज्ञानिक ये सिफारिश करते हैं कि जो ऊपर की जो बंदर वो छितरी हो गई है, विकलांगता जिनमें आई है ऊपर की कोपलों में, उन्हें कैंची से काट दें और उसके बाद में उसमें आधे किलो जिंक सल्फेट 21% और 2.5 किलो यूरिया 1 एकड़ की दर से छिड़काव कर दे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। एक हफ्ते बाद इसे फिर दोहरा सकता है। और थोड़ी सी नाइट्रोजन खाद भी। डॉक्टर साहब, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी देखा गया कपास में। कपास में सफ़ेद मक्खी इसका एक बहुत ही खतरनाक कीट इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये विषाणु रोग को भी फैलाता है। पत्ती मरोड़ जो रोग लगता है कपास में, उसे फैलाने का काम सफ़ेद मक्खी करती है। वैसे तो कपास में लगभग छेदक कीट नहीं लगते, ज़्यादातर चूसक कीट लगते हैं, तो उनकी रोकथाम करना जरूरी है। तो चूसक कीट में चुरड़ा कीट है, थ्रिप्स के नाम से, वो लगता है मई जून के महीने में। उसके बाद में फिर जून जुलाई में हरा तेला लगता है, फिर सफ़ेद मक्खी है, उसके बाद मिलीबग, इस तरह के कई कीट जो चूसक कीट हैं वो लगते हैं। तो इनके लिए किसान भाई थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए एक तो किसान भाई सीधे रासायनिक दवाइयों के ऊपर ना जाए। कई बार ये देखने में आया कि कपास में छुटपुट समस्या दिखाई दी और किसानों ने दवाई छिड़कना शुरू कर दिया, तो उससे देखने में आया कि मित्र कीट मर जाते हैं सारे, जो इन कीड़ों को खाने वाले प्राकृतिक कीट हैं मर जाते हैं। तो उससे फिर जो नुकसान करने वाले कीट हैं उनकी संख्या बेतहाशा बढ़ती है। इसीलिए पहले 1-2 छिड़काव हर घर में किसान के नीम खड़े हैं जी। तो नीम की निबोड़ी इकट्ठी कर लें, नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निबोड़ी को कूट कर उसका निबोड़ी का तेल निकलवाया जा सकता है, 1% तेल का छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ थोड़ा कपड़े धोने वाला 2 चम्मच साबुन मिला लें, या 5% नीम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी मिलाकर उस छिड़काव कर सकते हैं। एक सामान्य तरीका और है कि आप निबोड़िया इकट्ठी कर लें, या निबोड़िया नहीं है तो पत्ते गाय का लगभग 5 लीटर गोमूत्र ले लें और उसमें 5 किलो नीम के पत्ते या निबोड़ी कूट कर उसमें डाल दें। 1 किलोग्राम के लगभग उसमें गोबर डाल दें और उसे 48 घंटे तक रखना है। दिन में 2-3 बार उसे हिलाएं और उसके बाद उसे छान कर उसका स्प्रे करें। तो जितने भी इस तरह के चूसक कीट हैं, यहाँ तक कि सफ़ेद मक्खी या चुरड़ा या हरा तेला, उनका भी नियंत्रण हो जाएगा। यानी शुरू के छिड़काव इस तरह के नीम ऑयल, नीम का तेल या जो देसी नीम का अर्क है उसका इस्तेमाल करें, और रासायनिक दवाइयों का छिड़काव बाद में, यानी कि बरसात के दिनों में ही जाकर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें टिंडा गलन का भी रोग काफी देखा है। टिंडा गलन रोग की समस्या कपास में कई बार आ जाती है, फूल गलन भी हो जाता है। तो उसके लिए किसान भाई या तो 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या 2 ग्राम बेवेस्टीन दवाई 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव कर देंगे तो टिंडा गलन की समस्या से निजात मिल जाती है और फसल अच्छी चलती है। एक तो कपास की बिजाई में बीज अच्छी जगह से लें, और बीज के पैकेट के ऊपर ये देख लें कि उसके ऊपर ट्रांसजेनिक नाम उसका, और जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है उसका अनुमोदित संदर्भ उसके ऊपर हो, और उसकी भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता ठीक हो। बीज की मात्रा सही डालें, और यदि रिफ्यूजिया उसके साथ दिया गया है तो नॉन बीटी कपास उसकी 3-4 लाइन उसके चारों तरफ लगा दें। बीज कीड़ों से और बीमारियों से कपास को बचाने के लिए कुछ साधारण तरीके हैं जिन्हें किसान अपना सकता है। यदि 2 लाइन तिल की कपास के चारों तरफ लगा दी जाती है तो देखने में आया कि उससे भी कपास के अंदर कीड़ों का प्रकोप कम होता है। यदि कपास की 10 लाइनों के बाद 2 लाइन या तो जवार की लगा दी जाए या मक्का की लगा दी जाए तो उससे देखना है मित्र कीटों की संख्या उससे बढ़ती है। कपास की 1 लाइन के बाद यदि कपास में मोठ लगा दिया जाए, 1 लाइन मोठ की लगा दी जाए, तो उससे भी देखने में आता है कि कपास में जो निमेटोड है, सूत्रकृमि रोग है, उसका प्रकोप कम होता है। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप यदि कहीं दिखाई दे रहा है तो किसान भाई पीले गत्ते के ऊपर पीला पेंट करके या कनस्तर पीला पेंट करके तो उसके ऊपर पारदर्शी ग्रीस लगा खेत में लगा दे तो सफ़ेद मक्खियाँ उसकी तरफ आकर्षित होंगी और उससे चिपक कर मर जाएगी। तो किसान शुरू में ये ध्यान दे कि कोशिश यही करे कि पहले जो हमारी सामान्य दवाइयाँ हैं, तो परंपरागत दवाइयाँ हैं, उनका इस्तेमाल करें, जैसे नीम का तेल है या नीम के पाउडर है, उनका इस्तेमाल करें। उसके बाद में फिर रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करें। इस एक समस्या कपास में, बड़ी समस्या पिछले साल देखने में आई है कि कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप काफ़ी होने लगा, जबकि बीटी कपास में नहीं होना चाहिए था। तो कोई कमी ऐसी है जिसकी वजह से समस्या आनी शुरू हुई है।
वैज्ञानिक भी तलाश रहे हैं इसके उपाय को। तो जहाँ ये समस्या आई है वहाँ पर फिर किसान को ये सलाह दी जाती है कि वहाँ पर किसान भाई यदि 10% टिंडों में गुलाबी सुंडी दिखाई देती है तो उस दशा में प्रोफेनोफोस दवाई आती है, 3 ग्राम प्रोफेनोफोस या 2 ग्राम थायोडिकार्ब 75% के नाम से दवाई आती है। किसी एक दवाई को 200 लीटर पानी में मिलाकर उसका बारी बारी से छिड़काव कर दें तो उससे निजात मिल जाती है। इस कीट का प्रकोप ज़्यादातर जब कपास खिलने का समय आता है उस समय होता है, तो उस समय और इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।